नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपको खबर दे दें कि राहुल गांधी के घर पर कभी भी ईडी का छापा पड़ सकता है। ये मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी का अपना मानना है। राहुल गांधी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसको ट्विटर को आजकल एक्स कहते हैं, उस पर रात के लगभग 1:50 या 52 के आसपास ट्विटर हैंडल पर जो लिखा है उसको हम यहाँ आपको सूचित कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कभी भी ईडी अपने घेरे में ले सकती है। ये बात राहुल गांधी ने खुद अपने एक्स पर बताई है। किसी की बनी हुई, किसी की सुनी हुई बात हम नहीं करते। हमारे पास उनके ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट भी है और जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि मुझे आशंका है कि मेरा जो संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण था वो भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि सरकार के एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया है, और जब मेरा भाषण उसको पसंद नहीं आया है तो वो अब ये प्लान कर रहा है कि ईडी भेजकर राहुल गांधी को पूरी तरह से दबोच लिया जाए या घेर लिया जाए। वैसे तो आपको बता दूं कि चक्रव्यूह के भाषण के बाद अनुराग ठाकुर उन पर हमला कर चुके हैं। आज मैं अभी देख रहा था, बिहार के गिरिराज सिंह, मालूम नहीं वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, वो तो हम नहीं जानते, कहाँ से सोचते हैं, वो पूरी तरह से हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, और जबकि राहुल गांधी ने सारा खुलासा किया है पेपर लीक होने का। खुद भी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि पेपर लीक हुआ पटना में और हजारीबाग झारखंड में। अब वो एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दोबारा नीट का पेपर नहीं होगा। उस पर हम नहीं कुछ कहना चाहते, क्योंकि वो अदालत का फैसला है। अदालत को जैसा अच्छा लगा है उसने फैसला दिया है, लेकिन पेपर तो लीक हुआ है, उसमें तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसको कैसे नकारा जा सकता है? शिक्षा मंत्री भी कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ? तो फिर सीबीआई को हटा लें, जितने पकड़े हैं उनको सबको छोड़ दें। खैर, अब मैं आपको उसी एक्स के उस बयान पर आता हूं जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि किसी भी समय मेरे घर पर ईडी की रेड पड़ सकती है। राहुल गांधी ने साथ ही ये सूचना देते हुए ये भी लिखा है कि ईडी के डायरेक्टर के लिए मेरा स्वागत है। ईडी के डायरेक्टर कभी भी मेरे घर आए, मैं उन्हें चाय पिलाऊंगा और साथ में बिस्किट भी खिलाऊंगा। उनका दरवाज़ा ईडी के लिए हमेशा खुला हुआ है। अब ये बात यहाँ आती है कि आखिरकार राहुल गांधी को ये सूचना दी किसने? देखिए, मैं कई बार अपनी एक कहावत है उसको बोलता हूँ कि जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग जरूर होती है। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं। वो जो भी बोलते हैं मैं समझता हूँ सच ही बोलते हैं। उनके पास जो सूचनाएं होती हैं पुष्ट होती हैं, और पुष्ट नहीं भी होती हैं तो उन्हें वो पुष्ट करके तब फिर बाहर अपनी बात कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जो भी बात करते हैं, संसद में करते हों बाहर करते हों, एक जैसी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो खैर, मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी भी पूरी तरह से लंगोट कस करके तैयार खड़े हुए हैं कि आओ ईडी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और फिर दो हाथ होंगे। क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं समझता हूं जिनको राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला जो बयान है संसद में वो पसंद नहीं है, तो वो राहुल गांधी को एक बार फिर चुप कराने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं।
आपको मालूम है राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं वो न ईडी से डरते हैं, न जेल से डरते हैं, न किसी और से डरते हैं। उन्हें पिछली लोकसभा में उनकी सदस्यता छीन ली गई, उसके बाद उनका घर छीन लिया गया, तब भी वो अपनी बात पर कायम थे। आज भी राहुल गांधी अपनी बात पर कायम है कि वो किसी से डरते नहीं हैं। वो जनता को भी कहते हैं डरो मत, बार बार कहते हैं डरो मत, और एक बात और कहते हैं कि मोहब्बत करो। नफ़रत की दुकानें बंद करने के लिए आप अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दो, नफ़रत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सही बात है। अब देखिए, राहुल गांधी पर ये आरोप लगा दिया कि वो वायनाड नहीं गए। राहुल गांधी 2 दिन से वायनाड में हैं और वहाँ पर सारा काम देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, महिला पुरुषों से वो उनके कैंप में जाकर बात कर रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं, कैसा है, क्या क्या गुजरा था उस समय जब आप कहाँ पर थे। तो रात के 2 से 4 बजे के बीच में ये लैंडस्लाइड हुआ। उसको आप जानते हैं कि आदमी उस समय सो रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है। अभी तक जो हमको सूचना मिली है वो 308 लोग अब तक मौत के साए में समा चुके हैं। देखिए, ये तो वायनाड की बात हुई। कुछ लोग उसमें तीर तुक्का लगा करके अपनी अपनी बातें कह रहे थे वायनाड में। अब उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है उस पर वो क्या कहेंगे? उत्तराखंड में भी क्या राहुल ने ही तबाही मचाई है? केदारनाथ में जो बादल फटा है वो क्या राहुल ने फटवाया है? या दूसरी जगहों पर जो बादल फट रहे हैं वो क्या राहुल गांधी फटवा रहे हैं? अरे भाई, कम से कम जब प्राकृतिक आपदा आती हो तो ऐसे में तो संयम रखो, संभल कर बयान दो। हो सकता है आज उनके जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें तबाही आई है, कल हो सकता है आपके राज्य में जहां आपकी सरकार है आपको जवाब देते नहीं बनेगा। और हकीकत भी है, गोदी मीडिया वायनाड की घटना को पूरी तरह से राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राहुल गांधी एक दिन बाद पहुंचे उसको जिम्मेदार मान रहा है, और इधर उत्तराखंड में, हिमाचल में, मंडी में तबाही मची हुई है उसके लिए वो इस तरह से बातें करता है जैसे वहाँ पर वास्तव में प्राकृतिक आपदा है। कौन नहीं जानता प्राकृतिक आपदा है, बादल फटना किसी के हाथ में नहीं होता। लेकिन वो हैं कि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हर चीज़ को राहुल गांधी, उनके पिताजी, उनकी दादी, उनके नाना और जो परनाना हैं उनको दोषी ठहराते हैं कि वो जिम्मेदार हैं देश में अब तक जो कुछ भी हुआ। खैर, अब मैं बात करता हूँ राहुल गांधी को सीधे सीधे गाली देने के बारे में। देखिए, एक बात ये होती है कि जाति पूछी जाती है। कोई मुझसे पूछे कि आरबी सिंह आप किस जाति के हो, और कोई मुझसे ये कहे कि आरबी सिंह के तो जात का ही पता नहीं है, तो ये दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है आप समझो। जो अनुराग ठाकुर ने लफ्ज़ कहे थे वो ये कहे थे जिसकी जात का पता नहीं, और वो गणना की बात कर रहा है। ये क्या मतलब हुआ? मैं आपको बता दूं, जब देश में गणना होगी या जनगणना होगी तब जाति पूछी जाती है। जनगणना करने वाले जब राहुल गांधी के दरवाजे पर जाएंगे, राहुल गांधी दरवाज़ा खोलेंगे और वो कहेंगे साहब ये फार्म है, इस पर अपनी जाति भर दीजिए, तो क्या राहुल गांधी उस समय मना कर देंगे? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर ने जो बेहुदे तरीके से सवाल पूछा उसमें बू आती है गाली देने की। और देखिए, एक सबसे बड़ा जो बेहुदा सवाल था, उस बेहुदे सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिट्वीट कर दिया, ट्वीट कर दिया पूरा भाषण, और उनको अपना यंग सांसद बताते हुए जाने क्या क्या कसीदे कर दिए। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी पर जो हमला हुआ है वो कोई अनुराग ठाकुर ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी की बाकायदे जो राय है उसके मुताबिक किया गया है। तो आप
ये समझिए कि अभी भले ही अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी या उनकी और जो पैरोकार हैं वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में इस बयान को लेकर के बहुत भारी तनाव है और उनका कहना है कि ये तो मामला राहुल गांधी के पक्ष में चला गया। अब हम क्या करें? जो कुछ भी आप राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं वो सारा का सारा राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है। आरएसएस बहुत चिंता में है इस मामले को लेकर के। आरएसएस का कहना है कि हम तो ऐसे थे ही नहीं कि हम किसी से जाति पूछें, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं और हम किसी को गाली नहीं देते। वास्तविकता भी यही है। अंदर खाने आरएसएस क्या सोचती है ये हमको नहीं मालूम, ये हमारा अपना एनालिसिस है। लेकिन जब आरएसएस किसी से बात करती है, मीन्स आरएसएस का कोई मेंबर जब आपसे बात करेगा तो वो सिर्फ, जैसे मेरा नाम आरएसएस का कोई व्यक्ति लेता है, आरवी सिंह जी, राहुल जी, कन्हैया जी, फलाने जी, ढिकाने जी, इस तरह से बात करते हैं वो लोग। उनको ये बात सिखाई जाती है कि आप अदब के साथ बात करिए, और यहाँ सीधे गाली दे रहा है। तो क्या इस बात को लेकर के वो सोच रहे हैं कि ये जो गाली दी गई है परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, जो भी आप समझें, ये पार्टी के लिए हानिकारक है कि नहीं है? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी गलती है और मैं समझता हूँ इसका खामियाजा अनुराग ठाकुर तो क्या भुगतेंगे वो अपना देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा बहुत दूरगामी परिणाम देगा। और मैं समझता हूँ कि 50-40 साल के लिए भाजपा पूरी तरह से गर्त में चली जाएगी। आप देखिए, आप कहीं भी जाकर के आप चौराहे पर बात करिए, गली में बात करिए, लोग साफ साफ कहते हैं। अनुराग ठाकुर का ये कहना कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें गाली भरी हुई है पूरी तरह से। हर व्यक्ति कहता है। आप रिक्शे वाले से बात कर लो, जो सब्जी बेचने वाले आते हैं, ठेल वाले, उनसे बात कर लो। बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक तो हर तरीके से इसका खुला विरोध कर रहा है कि ये राहुल गांधी को गाली दी गई है। मैं समझता हूँ आरएसएस के लोग भी, मेरे कई मित्र हैं आरएसएस के, उनका भी कहना है ये अनुराग ठाकुर ने बहुत गलत किया है, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। और राहुल गांधी का जो गाली दी गई थी उसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, ये उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है। अब आप देखिए कि इस तरह की जो कहानियाँ चल रही हैं वो क्षणिक लाभ के लिए तो ठीक है। आप राहुल गांधी को गाली दे लो, राहुल गांधी के बारे में असत्य बोल लो, वो आपको ये लगेगा कि जो गोदी मीडिया वो हेडलाइन बना रहा है, लेकिन आपकी हेडलाइन खिसक करके 100वें पायदान पर नीचे आ गई। आपकी एक एक बात इतिहास के पन्ने के रूप में दर्ज हो रही है कि कब किसने क्या कहा था। और देखिए, मैं समझता हूँ आप ये मान के चलिए कि अखिलेश यादव यादवों के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं। जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का पक्ष लिया है तो निश्चित तौर पर ये दोनों समाज राहुल गांधी के परोक्ष अप्रोक्ष रूप से साथ आ गए हैं, क्योंकि उनका नेता उनके पक्ष में आ गया है। जातीय जनगणना की बात चल रही है। नीतीश कुमार खुद अपने राज्य में जातीय जनगणना करा चुके हैं। उन्होंने इस मामले में एक प्रतिवेदन लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिले थे, तेजस्वी के साथ। तब उन्होंने मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो ये कहा था कि उन्होंने मना भी नहीं किया है और हाँ भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? जातीय जनगणना को लेकर के जिस बिहार में 12 सीटें जीती हैं नीतीश बाबू ने, वो क्या जातीय जनगणना का विरोध करेंगे? अब नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना देश में भला नहीं हो सकता जनता का, क्योंकि जो खाना पीना है वो खाने पीने का बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है। एक अमीर का तो करोड़ों रुपया माफ़ कर दिया जाता है बैंक में, और एक किसान का ट्रैक्टर भी नीलाम कर दिया जाता है बैंक में। तो ये क्या फ़र्क नहीं है?
दोहरी जो चाल नहीं है, दोहरी नीति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मिलकर के ये बात उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी जाति ज़्यादा होगी उसको उतना ही बजट दिया जाएगा, उसके विकास के बारे में सोचा जाएगा, और जिसकी कम जाति होगी उसके बारे में जो कम विकास, जो बजट की जो परिभाषा है, जो आजकल वो 98-99% ले रहे हैं, उनको लिमिटेड कर दिया जाएगा। और साथ ही जिन किसानों का 1 लाख 2 लाख का कर्जा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैंकों पे। फर्क तब पड़ता है जब अरबों रुपया माफ कर दिया जाता है। वो वहाँ वसूली होगी, वहाँ से फिर गरीबों के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा और फिर उस हिसाब से बांटा जाए। ये राहुल गांधी की नीति है। वसूली करेंगे, किसी से मोहब्बत नहीं होगी कि जिसने कर्जा लिया है वो कर्जा मार के चला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब सहन नहीं कर पा रही है, और यही चक्रव्यूह की बात है। और चक्रव्यूह के बाद जो मैंने बात अपने इस वीडियो में शुरू करी थी वो यही है कि इसी को लेकर के राहुल गांधी को किसी ने कुछ कहा है, तभी रात में जग करके उन्होंने 1:52 पर ये ट्वीट किया है कि मेरे घर ईडी का छापा कभी भी पड़ सकता है, और साथ ही मैं ईडी का स्वागत करता हूँ। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। रात को 1:52 पर उन्होंने लिखा है, क्या राहुल गांधी इस बात को ऐसे ही कैसे कह सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये ट्वीट दिखाया है राहुल गांधी का, और फिर आगे देखिए। तो मैं फिर इसी बात पर आ रहा हूँ कि ये जो ईडी के इनसाइडर ने, किसी ने उनको सूचना दी है, वो बिल्कुल इसका मतलब सच है। और राहुल गांधी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उनको तो सिर्फ यह है कि उन्होंने साफ कर दिया कि भाई ठीक है, जो प्लानिंग चल रही है ईडी की उसे होने दीजिए, और हम उनको चाय पर सहित उनको बिस्किट भी खिलाएंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि राहुल गांधी बिल्कुल निर्भय होकर के इस समय वायनाड में हैं, और वहाँ के रेस्क्यू जो करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और वहाँ जो जनता फंसी हुई है, 300 से भी ऊपर लोग मर चुके हैं अब तक, उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं, और दोनों भाई बहन मिलकर के अपने जो उनका क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा अभी चैनल बस सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपनी बात लिखना चाहें, जो भी जैसी आपको पसंद आए आप लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आरबी सिंह यादव।